यहां से जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर और अपडेट्स लगातार मैं आपको बताता रहूंगा और मेरे साथ इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगी मेरी सहयोगी दीपा बाफिला सीधे कंट्रोल रूम से। अब आपको बताते हैं जंग से जुड़ी बड़ी खबरें। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध को आज 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन यह जंग रुकने की बजाय और ज्यादा भयावह मोड़ लेती जा रही है। बीते 1 घंटे में मिडिल ईस्ट से क्या क्या खबरें आई हैं, जल्दी से अब आपको वो बताते हैं। तेहरान में आईआरजीसी के तेल डिपो पर जोरदार हमला हुआ है। ईरान के खुजिस्तान में रेडियो टीवी टावर पर अटैक किया गया। ईरान लेबनान के 250 ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ। ईरान ने तबाह किया यूएस का अवॉक्स एयरक्राफ्ट। ईरान ने फिर यूएई और कुवैत पर मिसाइलें दागी। इराक के एरबिल शहर पर ईरान ने दागे कई ड्रोन्स। परमाणु अप्रसार संधि तोड़ने की तैयारी में है ईरान। बड़ी खबर, इजरायल के हमले में लेबनान के 3 पत्रकारों की मौत हो गई है। भारत के 2 एलपीजी कैरियर ने पार किया हॉर्मुज स्ट्रेट। आईआरजीसी ने चीन के 3 जहाजों को हॉर्मुज से वापस कर दिया। ये लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जो कि जंग के मैदान से आ रही है। बड़ी खबर है, भारत के 2 एलपीजी कैरियर ने पार कर लिया हॉर्मुज स्ट्रेट। भारत के लिहाज से हम कहें तो बड़ी खबर है। आईआरजीसी ने चीन के 3 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से वापस कर दिया, आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इजराइल के हमले में आपको बता दें लेबनान के 3 पत्रकारों की मौत की दुखद खबर भी आई है। परमाणु अप्रसार संधि तोड़ने की तैयारी में ईरान है, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में अमेरिका और इजरायल ने तबाही मचा दी है। ईरान के तेहरान और कराज को हमले से पूरी तरह से दहला दिया है। ईरान के लेंगे बंदरगाह पर भी बम की वर्षा की गई है। तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार किस कदर छाया, कैसे आग लगी, ये आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं जब ये हमले किए गए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो खुद बयान कर रहे हैं कि किस तरह एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए ईरान में। ईरान के लेंगे बंदरगाह पर भी बमों की वर्षा की गई। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं। बीते 1 महीने में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। शनिवार और रविवार की रात इजरायल और अमेरिका ने ईरान के करीब 30 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमों की बरसात कर दी थी, जिससे तेहरान प्रांत में 8 से 10 इलाकों की बिजली कट गई। ये देखिए, ईरान पर सबसे बड़ा हमला ईस्ट अजरबैजान, तबरेज, खुजिस्तान, अवाज, बंदर अब्बास, इफान, अर्दबिल, अल्बोर्ज, शिराज, बुशहर, हार्मोजगन, तेहरान। ईरान पर ये सभी बड़े हमले इन सभी इलाकों पर किए गए। चुन चुनकर अमेरिका और इजरायल की तरफ से पलटवार में इन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। फिर से बताते हैं आपको, ईस्ट अजरबैजान, ईरान, तबरेज, खुजिस्तान, अवाज, बंदर अब्बास। ये देखिए लगातार अल्बोर्ज, अर्बिल, तेहरान, शिराज, बुशहर, हार्मोजगन, इन सभी जगहों पर लगातार किस तरह से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। और अब सीधे चलते हैं कंट्रोल रूम मेरी सहयोगी दीपा के पास बड़ी खबरों के लिए। बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। सीरिया से बड़ी खबर है जहां पर अमेरिकी ठिकानों पर ये ईरान की बमबारी हुई है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ के सीरिया की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। 4 ड्रोन ने यूएस अड्डे को टारगेट पर लिया, ये सीरिया की ओर से कहा गया कि सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो बमबारी हुई है उससे जुड़ी हुई। और सीरिया ने यह जानकारी खुद साझा की है कि वहां पर ड्रोन से ईरान की ओर से यूएस ठिकानों को टारगेट पर लिया गया और अटैक किया गया। आशीष, शुक्रिया दीपा, ऐसे ही लगातार दीपा बड़ी खबरें बताती रहेंगी। एक और आपको बड़ी खबर बताते हैं, सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की बमबारी हुई है। अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन से हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको देते हैं। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने ईरान और लेबनान में एक साथ बड़े पैमाने पर लगातार हमले कर दिए हैं। ईरान लेबनान के 250 ठिकानों पर आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर, ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। हिजबुल्लाह के आतंकियों को भी मार गिराने का दावा किया गया। इजरायली फोर्सेस की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें लगातार आप देखते रहे।
किस तरह से ये दिल दहलाने वाले हमले किए गए उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब सीधे चलते हैं कंट्रोल रूम, एक बार फिर से दीपा के पास। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर है। एक तरफ अमेरिका इजराइल महायुद्ध में ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो ईरान भी रुक रुक कर लगातार पलटवार कर रहा है। इजराइल की सेना पर हिजबुल्लाह ने भी बड़ा हमला कर दिया, ये बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के टैंक पर हमला बोल दिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और यहाँ ड्रोन से हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के टैंक को तबाह कर दिया कि वहां पर हमला किया। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का आईडीएफ का जो टैंक था वो बुरी तरीके से वहां पर तबाह हो गया, कि उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। ये आपको हम दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह ने इजराइल के टैंक पर हमला बोला और वहां पर किस तरीके से पूरा टैंक जो यहां मौजूद था वो तबाह हो गया इस हमले में, वो दिखाई भी दे रहा है। आशीष, शुक्रिया दीपा। उधर ईरान ने इराक में जमकर तबाही मचाई है, ड्रोन से हमला किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इराक पर तबाही मचाई, ड्रोन से हमला किया। उत्तरी इराक पर ईरान का ड्रोन से बड़ा हमला। तस्वीर देखिए, ये जब हमला किया गया ड्रोन से, इराक की एरबिल शहर की तस्वीरें हैं। ये इराक के एरबिल शहर पर ईरान ने ड्रोन दागे। ड्रोन अटैक के बाद एरबिल शहर में जोरदार धमाका देखने को मिला, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर वहां पर स्थानीय लोगों ने बनाई है जब ये धमाका हुआ, और हम सुन सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे लोग घबरा गए हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया। ये तस्वीर सामने आई है जब ये ड्रोन से हमला किया गया इराक के एरबिल शहर पर, जोरदार धमाका देखने को मिला। किस तरह से पहले वहां पर धमाका होता है, आग नजर आती है और उसके बाद ऊंचे आसमान तक उठता धुएं का गुबार। वहां आप देखिए गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, लोग वहां से बच के भाग रहे हैं। कुछ लोगों ने वहां पर जो मौजूद थे चश्मदीद, उन्होंने ये वीडियो बनाया जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब सीधे चलते हैं वापस कंट्रोल रूम, मेरी सहयोगी दीपा के पास। महायुद्ध का 30वां दिन है आज, और ऐसे में अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले और भी तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कंट्रोल रूम से, आपको बता दें युद्ध के 30वें दिन ईरान पर जोरदार हमला यूएस और इजराइल की ओर से किया गया है। ईरान पर अमेरिका इजराइल का भीषण प्रहार हुआ के 30वें दिन। ये बड़ी खबर आपको हम बताएं कि तेहरान में आईआरजीसी के तेल डिपो पर यह जोरदार हमला हुआ है, उसकी दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आईआरजीसी का ये तेल ठिकाना के जहां पर यह हमला किया गया, तेहरान में भीषण आग की लपटें आपको नजर आ रही है। यूएस इजराइल ने तेहरान को किस तरीके से दहला दिया गया उसकी गवाही ये दो तस्वीर आपके सामने है। जबरदस्त धमाका होता है, उसके बाद आग की लपटें, धुएं का काला गुबार यहां से उठता है, उसी का ये वीडियो आपके सामने है। आज महायुद्ध का 30वां दिन, इजराइल अमेरिका की तरफ से ईरान के अलग अलग हिस्सों को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। आशीष, शुक्रिया दीपा। महीने भर से जारी युद्ध में अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर ईरान के वो परमाणु ठिकाने भी हैं जहां परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का जखीरा होने का शक है। इस शक की बिना पर ईरान के उस इकलौते चालू परमाणु ऊर्जा केंद्र पर भी बारूदी कोहराम जारी है, जहां अब रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। ईरान में इजराइल और अमेरिका का बारूदी कोहराम लगातार जारी है। इस दौरान ईरानी सत्ता के केंद्र तेहरान समेत वो तमाम ठिकाने भी इजरायली और अमेरिकी सेना के निशाने पर हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के यूरेनियम गोदाम होने का शक है। इजरायली सेना ने शुक्रवार की रात 50 लड़ाकू विमानों से ईरान के उन 3 बड़े हथियार गोदामों पर हमले का वीडियो जारी किया है, जिनमें हथियार, गोला बारूद और बैलिस्टिक मिसाइल के कलपुर्जे बनाने वाले कारखाने शामिल हैं। इस बीच अमेरिका और इजराइल ने 10 दिन के अंदर तीसरी बार बुशहर परमाणु ऊर्जा केंद्र पर भी हमला किया है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गहरी चिंता जताई है। रिएक्टर को नुकसान पहुंचने की सूरत में रेडिएशन के खतरे का भी अंदेशा जताया है। बुशहर में ईरान का इकलौता चालू परमाणु ऊर्जा केंद्र है। फारस की खाड़ी के किनारे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस की मदद से शुरू किया गया था, लेकिन बार बार इस ठिकाने पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में रूस ने इस तरह के हमलों से बाज आने की नसीहत दी है। इजराइल की सेना ने ईरान के अराक और यज़्द में भी हमला किया है। दावे के मुताबिक अराक में परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले हैवी वाटर यानी भारी जल बनाया जाता है, जबकि यज़्द में यूरेनियम संवर्धन से जुड़े एक अहम ठिकाने को निशाना बनाया गया। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के स्टील प्लांट्स पर भी हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरानी सेना ने भी इजराइल और खाड़ी देशों के इस्पात कारखानों और बिजली ठिकानों पर बारूदी पलटवार की चेतावनी दी है। जून 2025 के हमले में अमेरिका ने ईरान के नतांज, फोर्डो और इस्फहान परमाणु ठिकाने को पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा किया था।
लेकिन अपने ही दावे के उलट अमेरिका को आशंका है कि ईरान के पास अब भी परमाणु बम बनाने लायक 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्स के 1000 जवानों को भेजा जा सकता है। जंग के मैदान से एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही है। सीधे कंट्रोल रूम ले चलता हूं आपको दीपा के पास वापस। बिल्कुल बड़ी खबर है कि ईरान के बारूद से सऊदी अरब में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर नुकसान पहुंचा है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ईरान के बारूद से सऊदी अरब में अमेरिकी बेस तबाह हो गया है। तस्वीरें भी सामने आ रही है। सऊदी में अमेरिकी बेस को नुकसान की तस्वीरें सामने आई है जो आपके सामने है। ईरान ने तबाह किया था यूएस का E-3 सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट और वहां पर $600 मिलियन इस अवॉक्स एयरक्राफ्ट की कीमत है और जिसको तबाह कर दिया गया है उसकी तस्वीर सामने आई है, आपको हम दिखा रहे हैं। सऊदी में जो अमेरिकी बेस है वहां पर जो नुकसान हुआ के इस की तस्वीरें सामने आई हैं और यूएस का E-3 सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट जो तबाह हुआ के उसी की तस्वीर ये आपको हम दिखा रहे हैं। आशीष, शुक्रिया दीपा। अब अपने दर्शकों को बताते हैं कि महायुद्ध को 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन ईरान को झुकाने का जो ट्रंप का अपना सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। बीते 29 दिन में मिडिल ईस्ट में इतनी तबाही मची है कि पूरी दुनिया में संकट गहराने लगा है, क्योंकि जैसे हालात डे 1 पर थे उससे कहीं ज्यादा विकराल हालात अब हो चुके हैं। फरवरी 2026 इस विध्वंसक युद्ध की शुरुआत करीब 1 महीने पहले 28 फरवरी को अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ शुरू हुई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलकर हवाई हमले किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी मारे गए। बदले में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश कर दी। मार्च 2026। इसके बाद 2 मार्च को ईरान ने वो कदम उठाया जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। IRGC ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि यहां से अगर किसी भी टैंकर ने गुजरने की कोशिश की तो उसे मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, जिससे टैंकर्स के लिए युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम 5 गुना बढ़कर जहाज के मूल्य का 0.5 से 1% हो गया। 8 मार्च 2026 हॉर्मुज बंद होने का असर ये हुआ कि तेल की कीमतों में आग लग गई और 8 मार्च को तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने DFC राजनीतिक जोखिम बीमा कार्यक्रम की घोषणा की और ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी दे डाली। 12 मार्च 2026 वहीं 12 मार्च को उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर 21 हमलों के दावे किए। ईरान ने अमेरिकी झंडे वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया, लेकिन इसी बीच सऊदी अरब से होता हुआ एक जहाज भारत पहुंचा। 19 मार्च 2026 जब तेल का संकट गहराया तो अमेरिका ने 19 मार्च को ऑपरेशन हॉर्मुज शुरू कर दिया और ईरानी नौसैनिकों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिका ने अपाचे गनशिप और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन हॉर्मुज नहीं खुला। 21 मार्च 2026 जिसके 2 दिन के बाद 21 मार्च को ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज खोलने की धमकी दी और कहा कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर उसके पावर प्लांट पर हमला करेगा। 23 मार्च 2026 लेकिन 48 घंटे की डेडलाइन पूरी होती उससे पहले ट्रंप ने सकारात्मक बातचीत का हवाला देते हुए ईरान को 5 दिन और मोहलत दे दी। युद्ध विराम की उम्मीदों से तेल की कीमतों में गिरावट आई। 25 मार्च 2026 लेकिन ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उल्टा हॉर्मुज की संप्रभुता को लेकर 5 शर्तें अमेरिका के सामने रख दी। 26 मार्च 2026 लेकिन इसी बीच ईरान ने कुछ चुनिंदा जहाजों को जाने की मंजूरी दी, जिसमें चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाज शामिल थे। इस दौरान ईरान 10 पाकिस्तानी ध्वज वाले टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति देता है, जिसको लेकर ट्रंप ने दावा किया कि ये ईरान की तरफ से उन्हें भेजा गया तोहफा था और फिर ट्रंप ने 10 दिन की नई डेडलाइन दे दी।
Going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil, and they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. सत्ताईस मार्च 2026। लेकिन 27 मार्च को इजरायल ने जिस तरह से एक के बाद एक ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, उसने ईरान को और ज्यादा भड़का दिया। ईरान ने फारस की खाड़ी में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सऊदी अरब में एक अड्डे पर हमला किया। अट्ठाईस मार्च 2026। लेकिन इजरायल ने ईरान पर और तेज हमले कर दिए और इस बार तेहरान में निशाना बनाया IRGC के तेल भंडार को, जिससे पूरा तेहरान दहल उठा। इसी बीच हूती विद्रोहियों ने युद्ध में एंट्री ली और दक्षिणी इजरायल पर कई मिसाइल दागने का दावा किया। जंग के कैसे हालात हैं, इस बात का अंदाजा लगाइए। कहीं स्कूल के बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं यूनिवर्सिटीज को उड़ा दिया जा रहा है, कहीं हॉस्पिटल्स को उड़ा दिया जा रहा है। 30 दिनों से चल रहे युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। किस किस को क्या नुकसान हुआ है बताते हैं आपको। जानते हैं ईरान से युद्ध में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है। 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है। थर्ड मिसाइल 40% खत्म हो चुका है। 20 से ज्यादा विमान तबाह हुए हैं। 12 से ज्यादा MQ-9 रिपर ड्रोन्स नष्ट किए जा चुके हैं। 3 F-15 लड़ाकू विमान नष्ट किया जा चुका है। 7 KC-135 विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। रोजाना करीब 17,800 करोड़ इसका नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है। कुल 5 करोड़ 17 लाख स्वाहा हो गए अब तक इस जंग के मैदान में। अब आपको बताते हैं अमेरिका के बाद इजरायल को कितना नुकसान हुआ है। इस युद्ध में इजरायल को कितना भारी नुकसान हुआ, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि करीब 88,000 करोड़ इजरायल के स्वाहा हो गए। रोजाना करीब 3,000 करोड़ युद्ध के लिए बजट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 11 करोड़ 85 लाख परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक इजरायल के 9 सैनिक भी मारे गए। अब आपको यह भी बताते हैं कि ईरान को कितना नुकसान हुआ है। अब आप यह भी जान लीजिए इस युद्ध में ईरान को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वो आपको बताते हैं। अब तक 1937 लोगों की मौत हुई है। 32 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए ईरान में। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की मौत हो गई। 12 से ज्यादा सैन्य अधिकारी और नेता खोए। 15,000 ठिकानों पर हमला हो चुका है। 85,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए ईरान में। 140 से ज्यादा जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। परमाणु ठिकानों पर भी हमला हुआ ईरान के अंदर। और अब इस वक्त आ रही है एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर। सैनिकों की कमी से जूझ रहा है इजरायल। IDF के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर का दावा है सैनिकों की कमी पूरी न हुई तो ढह जाएगी IDF। इजरायली सेना में है 15,000 सैनिकों की कमी। आपको बता दें इस वक्त 15,000 सैनिकों की कमी बताई जा रही है इजरायली सेना में। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इजरायल को कितनी बड़ी चोट पहुंच रही है। सैनिकों की कमी से फिर से दोहरा दूं, जूझ रहा है इजरायल। IDF के चीफ का खुद ही बयान आया है। IDF के चीफ ऑफ स्टाफ हैं इयाल जमीर। इन्होंने दावा किया है सैनिकों की कमी पूरी ना हुई तो ढह जाएगी IDF यानी इजरायली सेना। इजरायली सेना में 15,000 सैनिकों की कमी बताई जा रही है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी संख्या है। इससे पहले इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर का ऑडियो भी एक लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने सैनिकों की कमी की बात कहते हुए सबको चिताया था। अब आपको बताते क्या कहा था उन्होंने। युद्ध में फंसी इजरायल की सेना थकी। सेना प्रमुख के लीक ऑडियो से खुलासा हुआ था इजरायल की सेना लड़ते लड़ते अब थक चुकी है। बड़ी बात आई थी सामने। लंबे संघर्ष से सेना टूटने की कगार पर है, यानी सेना में टूट का खतरा जताया था। सैन्य सेवा के लिए नए कानून की जरूरत, वो कहते हैं नए कानून की जरूरत है अगर सैन्य सेवाओं को बहाल रखना है। इस हालात में रिजर्व सैनिक भी नहीं टिकेंगे। जो जंग पर जाकर लड़ रहे हैं उनको तो छोड़ें, इसके अलावा जो रिजर्व सैनिक है वो टिक ही नहीं पाएंगे। इस हालात में रिजर्व सैनिक नहीं टिकेंगे। दरअसल 1 महीने से मिडिल ईस्ट
भीषण युद्ध में जारी है। लेकिन इजरायली सेना 3 सालों से 3 अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ रही है। कौन से हैं वो 3 मोर्चे, ये आपको बताते हैं। पहला मोर्चा इस्लामिक सत्ता से जो जंग लड़ना पड़ रहा है वो है, आप देखिए, लेबनान हिजबुल्लाह से लड़ाई। दूसरा, गाजा हमास के साथ लड़ाई। आपको बता दें, हमास और हिजबुल्लाह जो हैं वो प्रॉक्सीज हैं, ईरान समर्थित। अब देखिए, ईरान में इस्लामिक सत्ता से सीधी जंग इजराइल जो लड़ रहा था। ये 3 मोर्चे हम आपको बता रहे हैं जहां पर इजराइल को लड़ना पड़ रहा है। सिर्फ एक नहीं, 3 मोर्चे। एक तरफ ना तो जंग जीत पा रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं अब ये कि दोस्त ना रहा। यह हालत हो गई है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की एक के बाद एक अप्रूवल रेटिंग्स गिरती जा रही है। और अभी मेरे ही चैनल में मेरे बड़े खास सहयोगी हैं गौरी, जिन्होंने मुझे जानकारी भेजी कि अमेरिका के कई शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जंग में सब कुछ कहा जाता है कि जायज होता है। आपको बता दें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही है। आरोप है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जिगरी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को दगा दे दिया है और अब युद्ध के मैदान में दोनों का रिश्ता गंभीर तनाव और दगाबाजी के आरोपों के दौर से गुजर रहा है, जिसका पता इस युद्ध में दोनों के अलग अलग स्टैंड से लग रहा है। क्या है वो स्टैंड? युद्ध पर नेतन्याहू का स्टैंड क्या है? जितना जरूरी, ये देखिए, दोनों के अलग अलग स्टैंड। नेतन्याहू जितना जरूरी उतना लंबा खींचते जाएं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं बातचीत के जरिए जल्दी खत्म करो। प्रेशर समझ में आ रहा अब इनको। ईरान में रिजीम चेंज करके रहेंगे, नेतन्याहू ने जिद पकड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? ईरान से अमेरिका के खतरे का खात्मा। अब आप इसी से अंदाजा लगा दें कि किस तरह से व्यूज में अलग अलग अलगाव नजर आ रहा है। आक्रामक हमले तेज किए जाएं, ये लगातार दबाव बना रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हॉर्मुज खुलवाने पर फोकस करो। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ये साथ में मिलकर जंग लड़ रहे थे। अब देखिए, ईरान से कोई समझौता नहीं करेंगे बीबी नेतन्याहू कह रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का फोकस 10 दिन युद्ध को पॉज किया जाए। वो कह रहे 10 दिन पॉज कर दिया जाए। यानी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तो दबाव महसूस कर रहे हैं और दूसरा इन्हीं दोनों में कितने कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहे हैं। यानी जो युद्ध अमेरिका और इजराइल ने साझा मकसदों के साथ छेड़ा था, साथ मिलकर लड़ रहे थे, उसी की बिसात पर दोनों के हित अब टकरा रहे हैं। तो क्या इजराइल ने जानबूझकर अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया? क्या दोस्ती का फायदा उठाकर नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ डबल गेम कर दिया? यह बड़ा सवाल है। इन उठते सवालों की वजह क्या है, अब आपको बहुत तफसील से इस रिपोर्ट में समझाते हैं। जिस दिन ईरान पर पहला अटैक हुआ और अली खामेनी की मौत की खबर आई, उस दिन लगा कि जैसे ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती काम कर गई। लेकिन अब जब युद्ध को 1 महीना हो रहा है तो लग रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती में दरार आ गई है। इस युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की राहें जुदा हो गई हैं। क्योंकि एक तरफ ट्रंप है जो ईरान से युद्ध खत्म करके डील करना चाहते हैं और दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं जो ईरान से युद्ध जारी रखना चाहते हैं। But I would say there's a very good chance, but we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. ईरान युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती का जो दौर शुरू हुआ था, क्या वो दगाबाजी में बदल चुका है? युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल का रुख इसी का इशारा दे रहा है, क्योंकि ट्रंप अब युद्ध को समाप्त करने और बातचीत के पक्ष में है, जबकि नेतन्याहू इसे आर पार की जंग मान रहे हैं। ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए एक 15 सूत्रीय प्लान पेश किया, तो ईरान के साथ साथ इजराइल ने भी इस सीज़फायर प्लान को खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप के करीबी भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने उन्हें युद्ध में फंसाया है, जबकि इजराइल का कहना है
कि वो सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती में आई दरार तब पूरी दुनिया के सामने आ गई जब इजराइल ने ईरान के गैस प्लांट साउथ पार्स पर अटैक किया। नेतन्याहू ने कहा कि उसने ट्रंप को बताकर ईरान के गैस प्लांट पर अटैक किया था, जबकि ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के गैस प्लांट पर अटैक में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि ट्रंप जितनी कोशिश जंग को शांत करने की कर रहे हैं, उससे तेज तो नेतन्याहू इस जंग को भड़काने में लगे हैं, जिसको लेकर नेतन्याहू को खुद सामने आकर सफाई तक देनी पड़ी है। And I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. अब आप समझ रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं ये दोस्ती तो हम तोड़ेंगे। शोले पिक्चर आपने देखी थी, जय और वीरू की जोड़ी, वो प्रसिद्ध गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती तो यहां टूटती नजर आ रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ट्रंप को कौन ट्रैप कर सकता है, और क्या ट्रंप इतने भोले हैं कि इजराइल के ट्रैप में फंस गए। लेकिन यही तो हैरानी की बात है कि खुद को इतना बड़ा जीनियस और इंटेलिजेंट समझने वाले ट्रंप नेतन्याहू के दोस्ती वाले ट्रैप में फंस कैसे गए। दरअसल इजराइल ने ट्रंप को भरोसा दिला दिया कि ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर बम बना लेगा और फिर अमेरिका पर चला भी देगा। यह झूठ परोसकर ही नेतन्याहू ने ट्रंप को चला दिया। यह बात तो अब अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने भी मान ली है, जिन्होंने खुद यह बात कही कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू ही नहीं किया। पिछले साल आपको बता दें, ये देखिए तुलसी गबार्ड का बयान, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू किया ही नहीं। तुलसी गबार्ड का बयान, और डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के कहने पर चले थे जंग में। कितना बड़ा बयान है। जून के हमलों के बाद ईरान की न्यूक्लियर ताकत लगभग खत्म हो गई। तुलसी गबार्ड मतलब आप इनकी बात नहीं सुन रहे थे और ट्रैप में किसके आए? नेतन्याहू के। ईरान ने इसे दोबारा शुरू करने की कोई कोशिश ही नहीं की। ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव ने एबीपी न्यूज से भी बातचीत में कहा था, यह दावा किया था कि हमने कोई परमाणु बम बनाया ही नहीं है। ईरान तो पहले से कहता आया है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स भी कह चुके हैं कि अमेरिका को ईरान से कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ट्रंप तो निकले कान के कच्चे। दोस्त के भेष में नेतन्याहू ने ट्रंप के दिमाग में ईरान के खिलाफ उल्टा सीधा भर दिया और ट्रंप दोस्ती में गच्चा खा गए। Many Americans are asking that question, whether you misled their government into starting this war. Well, I misled no one, and I didn't have to convince President Trump. He explained it to me. I didn't explain it to him. नेतन्याहू साफ-साफ ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में झोंकने के लिए उन्होंने ट्रंप को नहीं उकसाया। And I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Come on. नेतन्याहू को खुद सफाई देनी पड़ गई कि अमेरिका को ईरान से युद्ध में धक्का उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में क्लियर हो चुका है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और नेतन्याहू ने ट्रंप को ऐसे इनपुट दिए थे कि ईरान अमेरिका के लिए तत्काल खतरा है। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है। नेतन्याहू ने दिसंबर 2025 में मारे लागो में ट्रंप से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमले की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद ही ट्रंप ईरान पर हमले के बारे में सोचने लगे थे। लेकिन फिर जब ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू हुई, तब आरोप है कि नेतन्याहू ने व्यक्तिगत तौर पर लॉबिंग की ताकि बातचीत फेल हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। ईरान के साथ 5वें राउंड की बातचीत को ट्रंप ने फ्रूटफुल बताया था और अगले राउंड की बातचीत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया था। यह खुलासा ईरान के विदेश मंत्री ने किया था। Talking with Americans or negotiation with Americans, once again,
would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. After the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think, talking with Americans anymore. ईरान ने अपना मकसद पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने अमेरिका को अपना ट्रम्प कार्ड बना दिया और अब ट्रम्प चाहकर भी इस युद्ध से निकल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका के जाने माने युद्ध विश्लेषक प्रोफेसर मियर्स हाइमर ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसी वॉर शुरू कर दी है जिसे जीता नहीं जा सकता। इजराइल ने ईरान से युद्ध में अमेरिका को फंसाया है। अब ट्रम्प को इस युद्ध से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यानी अब तो अमेरिकी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने ट्रम्प को दोस्ती के नाम पर बेवकूफ बना दिया। We're not winning against Iran. We're not winning. What message are we sending? We're sending a message that we're a bunch of fools. That we started a war we can't win. We had no objective, no clear objective. We didn't have the required military forces to achieve any of the objectives that we were floating, and we had no plan.